हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आने वाले मई के महीने में आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी और हिस्ट्री से भी आते हैं, कुछ इंग्लिश से भी आते हैं और टॉपिक से भी आते हैं। तो आपको मैं कुछ एमसीक्यूज़ करा देता हूँ ईपीएफओ के लिए उन बुक्स से, यूजुअली जिससे क्वेश्चंस सेट होते हैं, जो मैंने काउंटर चेक किए हैं बुक से, उन्हीं बुक्स से कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं और आपकी एक प्रैक्टिस ही करा देता हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको फायदा हो जाए। तो चलिए आज का पहला सेक्शन शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस करते हैं आज। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन 1920 वाज प्रेसाइडेड बाय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सेशन 1920 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, किसने उसको प्रेसाइड किया था? बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी और एमके गांधी। सो द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। इसको लाला लाजपत राय ने प्रेसाइड किया था। लाजपत राय रिमेन्ड इन इंग्लैंड, इन यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैड कम बैक और एक सेशन बुलाया गया है जिसको अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे in 1920 and लाजपत राय became its president। वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन ऑर्गेनाइज की थी। एनएम जोशी भी आगे चलकर लेबर यूनियन के लीडर बनेंगे। गांधी जी भी लेबर मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो इट वॉज लाला लाजपत राय। Which of the following organization was formed at All India Depressed Classes Leaders Conference in 1926? 1926 में नागपुर में एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो वो कौन सा है? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस है, या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग है, या द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है। इनमें कौन सी बॉडी है जो बनी थी इस कॉन्फ्रेंस में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसी किताब से है जिस किताब से आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। सो ये कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई है और यहाँ पे बनी है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन विद एमसी राजा एज इट्स प्रेसिडेंट। डॉक्टर अंबेडकर और एमसी राजा वो फोरमोस्ट लीडर्स हैं जो दलित मूवमेंट के लिए काम 20s में कर रहे थे। एट द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर, एन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड विद एमसी राजा एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर अंबेडकर, हु डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, वाज इलेक्टेड वन ऑफ इट्स वाइस प्रेसिडेंट्स। लेटर ऑन अंबेडकर रिजाइन्ड फ्रॉम दिस बॉडी एंड इन 1930 एट ए कॉन्फ्रेंस इन नागपुर फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। आगे चल के डॉक्टर अंबेडकर इससे अलग हो जाएंगे और फिर वो बना लेंगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। तो इट वाज एमसी राजा एज द प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ए बुक अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन वाज पब्लिश्ड बाय। ए बुक कंपैरिजन बिटवीन Women and Men was published by Pandita Ramabai, Sister Subbulakshmi, Tarabai Shinde और Margaret Cousins. All these women leaders worked for the upliftment of women in one way or the other during 1920s and 30s. तो इनमें से बताइए कि ये किताब किसने लिखी थी? पंडिता रमाबाई, सिस्टर सुब्बालक्ष्मी और ताराबाई शिंदे। और इट वॉज मार्गरेट कजिन्स। इट वॉज ताराबाई शिंदे। एक किताब लिखती हैं काफ़ी पहले ताराबाई शिंदे अबाउट दिस। इट वाज इन 1882 ताराबाई शिंदे, अ मराठी वुमेन फ्रॉम बरार, पब्लिश्ड अ बुक एंटाइटल्ड कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन। इन दिस शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फैक्ट दैट इन ए न्यू colonial society men enjoyed all the rights, opportunities and benefits of change while women were blamed for all the evils and were still bound by the old strictures of the pativrata. So Tarabai Shinde, Pandita Ramabai, they all had worked for development of women in various areas. So it was Tarabai
शिंदे काफ़ी पहले ये किताब लिखती हैं और काफ़ी एक्टिव रही वो आगे तक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1936 एज एन एडजंक्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1936 में बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक एसोसिएटेड बॉडी के तौर पे बनी है, पहला स्टेटमेंट। इसके पहले अध्यक्ष वॉज स्वामी सहजानंद सरस्वती। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज स्वामी सहजानंद सरस्वती। थर्ड, मैनी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। सीएसपी बनी है 1934 में, बहुत सारे सीएसपी के मेंबर्स भी इसके मेंबर्स हैं। और 1938 में कांग्रेस ने अपने मेंबर्स पे बैन लगा दिया है कि वो किसान सभाओं को ज्वाइन नहीं करेंगे। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज फॉर्म एज एन एडजंक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस की बॉडी के तौर पे ही बनी थी। 1936 में लखनऊ में जब कांग्रेस का सेशन हुआ है तब वहीं पे कांग्रेस के सेशन के साथ साथ ही बनी थी। तो इट वॉज नॉट एडजंक्ट टू सीपीआई, इट वॉज एडजंक्ट टू कांग्रेस। बाद में जाके जब कांग्रेस 1938 के हरिपुर सेशन में कांग्रेस ये बैन लगा देगी कि कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो किसान सभाओं को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट वाज नॉट सीपीआई, इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं। सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से मेंबर्स किसान सभाओं के मेंबर्स भी हुआ करते थे। नेक्स्ट, which of the following statements regarding Indian economic conditions around the years of World War I is not correct? Which of the following statements regarding Indian economic conditions around the years of World War I is not correct? World War I के समय जो भारत की आर्थिक दशा थी उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो कॉटन आता है मैनचेस्टर से, लैंकाशायर से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, देयर वाज समवॉट फेवरेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अंग्रेजी सरकार का थोड़ा सा फेवरेबल चेंज देखा गया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया अराउंड द ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर I। दूसरा स्टेटमेंट, सेटिंग अप ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन। एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन सेटअप होता है इन्हीं दिनों। और हैवी टैक्सेशन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। सो इट वाज ए इज नॉट करेक्ट, रादर जो कॉटन पे ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई थी इंडियन कॉटन को सेव करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, उसने जो इंग्लैंड से कॉटन आता है उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, रादर खत्म नहीं की है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की कोशिश की है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। अब रेवेन्यूज़ के सोर्सेज भारत में इंडियन गवर्नमेंट को ही डेवलप करने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा झुकाव उन्होंने दिखाया है। और एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन अंडर थॉमस हॉलैंड कमीशन भी अपॉइंट हुआ है कि भारत में औद्योगिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और क्योंकि वॉर को सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस चाहिए है, पैसा चाहिए है, तो किसानों पे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, तो बहुत हैवी टैक्सेशन लगाया है उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री पे। चौथा भी सही है, पहला सही नहीं है। उन्होंने इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को थोड़ा सेव किया है और इंग्लैंड से आने वाली कॉटन पे 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो ये थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट, आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट इन द कोर्ट्स। जो डीपीएसपी है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट हैं, बिल्कुल सही है। ये डायरेक्शंस हैं सरकारों को कि वो इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो पाए, उनका वेलफेयर हो पाए। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि उन सरकारों को कुछ करने के लिए बोला गया है ताकि डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन
ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट्स इनको फॉलो नहीं करती हैं तो कम से कम हम कोर्ट जाके इनको लागू नहीं करा सकते। फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाएं तो हम कोर्ट जाके लागू करा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपीस इंप्लीमेंट ना हो तो हम कोर्ट जाके मदद नहीं ले सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो आंसर इज ए ओनली। तो दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। तो सरकारों पर ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि जितने भी ये डायरेक्शंस हैं इनको एग्जीक्यूट करने की भरपूर कोशिश की जाए। संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से हो कि सबका वेलफेयर होना चाहिए। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, वो बेसिकली भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। द उद्देश्य ऑफ दिस पार्ट 4 इज टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट, यट इट इज नॉन जस्टिशिएबल। इसका ना हो पाना कोर्ट में सरकारों के अगेंस्ट मुकदमों की वजह नहीं बन सकता। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस स्पेसिफिकली policies can be framed to improve the conditions of weaker sections? किस आर्टिकल के तहत वीकर सेक्शंस की कंडीशंस इंप्रूव करने के डायरेक्शंस दिए गए हैं डीपीएसपी में? आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 44 इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये नहीं है। 46 वो आर्टिकल है जिसमें डायरेक्शंस हैं कि वीकर सेक्शंस के लिए योजना बनाई जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएं, तो आंसर इज 46। ये हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आर्टिकल 47 है, और आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके लिए आर्टिकल 48 हुआ करता है। तो आंसर इज आर्टिकल 46, जिसके इंटरप्रिटेशन से ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है रिसेंटली। तो आंसर इज बी। Which of the following is not one of the labor codes passed by the parliament recently? अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट ने 4 लेबर कोड पास किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से कौन सा वो लेबर कोड? एक नहीं है, 3 तो हैं, कोई एक नहीं है। तो कोड ऑन वेजेस, यस इट इज वन ऑफ द 4 लेबर कोड्स। इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन कोड नहीं है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हुआ करता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड हुआ करता है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन कोड नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। हेंस बी इज द आंसर। ये 4 लेबर कोड आप याद कर लेंगे, इनके प्रोविजंस भी याद कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको करा भी दूंगा आगे चलकर, लेकिन ये 4 लेबर कोड आपके एग्जाम में आने हैं ईपीएफओ में खास तौर से। हेंस बी इज द आंसर। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज एडेड बाई 70s में सोशलिस्ट एजेंडा भारत में चल रहा था, सोशलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट पास किया है 1976 में, और ऐड किया है आर्टिकल 43 कैपिटल ए, जिससे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री वॉज एडेड, मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। लेबर इश्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई है। इट वॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 43 कैपिटल ए वॉज एडेड ए न्यू आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 51 कैपिटल ए में कुछ 10+1 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। ओरिजिनली 10 थी, बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट से 11th भी जोड़ दी गई है। तो इनमें से कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट 4A एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। इनमें से जितनी ड्यूटीज हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर हुआ करती है, हमको अपना जो दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक बनाना चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, रूढ़िवादिता दूर होनी चाहिए। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वीमेन, यस महिलाओं की जो के प्रति जो पॉलिसीज हैं, जो डेरोगेटरी हैं, जो अब्यूजिव हैं, वो हमको बंद करनी चाहिए, ये भी सही है। चेरिश आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल आइडियल्स हैं उनको हम चेरिश करें, ये भी सही है। रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं है। नेशनल एंथम तो लिखा हुआ है उसमें, नेशनल फ्लैग लिखा हुआ है, लेकिन नेशनल सॉन्ग उसमें लिखा हुआ नहीं है। हेंस डी इज द आंसर। इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी।
सो दीज आर 10 क्वेश्चंस फॉर EPFO फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो इनको रिवाइज करिए, सुनिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में रेगुलर बेसिस पे लाता जाऊंगा, so that you are well prepared so far as history polity is concerned. Thanks a lot.